नमस्कार। जय हिंद साथियों। कैसे आप लोग? आशा करते हैं सही होंगे। चलिए, तो आप लोग बहुत बार बार कमेंट करते थे कि सर जेई के लिए कुछ कीजिए कुछ कीजिए। तो हम बताए थे कि जब एक बार क्लास स्टार्ट कर देंगे तो फिर बीच में रुकेगी नहीं। तो अपकमिंग एग्जाम को देखते हुए, ठीक है, कि नेक्स्ट जो संभावित है, यह हम नहीं बोल रहे हैं, जैसा कि न्यूज मार्केट में चल रहा है उसके आधार पे हम बोल रहे हैं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपकमिंग वैकेंसी में है आरआरबी जेई सीनियर सेक्शन और लोको पायलट रेलवे की। फिर आपका एसएससी जेई का जो हर ईयर वैकेंसी निकलती है वो हो गया। फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, यूपीपीसीएल हो गया। तो सारे एग्जाम को देखते हुए आपका जो क्लास होगा वह थ्योरेटिकल क्लास भी होगा और क्वेश्चन डिस्कशन का क्लास भी होगा। ठीक है, दोनों क्लास साथ साथ चलेगा। तो आज हम लोग बात करेंगे स्पेशली कि आरआरबी जेई के बारे में, और आरआरबी जेई का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया हुआ है उसका हम डिस्कशन करेंगे। ये आपका आरआरबी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और ये टोटल जितना 6 और 7 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, सारे सारे डेट का, वो सारे क्वेश्चन को डिस्कशन करवाया जाएगा आपका। ये इलेक्ट्रिकल ट्रेड का यानी इलेक्ट्रिकल ब्रांच का जो भी क्वेश्चन है सारा डिस्कशन हम करवाएंगे। बाद बाकी मैकेनिकल और सिविल वाले, मैकेनिकल सिविल वाले सर करवाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम डेट है। ये जो आपका एग्जाम हुआ था 30/8/2019 को। ठीक है, टाइमिंग है 15 बजे से 17 बजे। इन द सेंस ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है और यह एग्जाम कोड है इलेक्ट्रिकल, ठीक है, 1, यानी यह चौथा पेपर है वर्सन 4। ठीक है, टोटल 6 या 7 पेपर हुआ था, 2 या 3 दिन में जो एग्जाम हुआ था वो देख लेंगे टोटल कितना हुआ था। वो सारे को आप क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे A to Z। और इसमें आपका जो क्वेश्चन है वह 100 इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, प्योर आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। उसके बाद फिर 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का है, ठीक है, और 15 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री का है। 10 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का है और 10 क्वेश्चन आपका क्या है जी, इन्वायरमेंट का है। तो टोटल 150 क्वेश्चन है। तो टोटल कितना जी, 150 क्वेश्चन है। तो यही सब हम लोग देखते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है, जो प्रीवियस वैकेंसी निकली थी उसके नोटिफिकेशन के आधार पे फिर आपका क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। तो ये हम थोड़ा देख लेते हैं कि जो प्रीवियस वैकेंसी आई थी उसके आधार पे एग्जाम पैटर्न क्या था, एज लिमिटेशन क्या है, और कौन कौन वैकेंसी आप फिलअप कर सकते हैं, मेडिकल क्राइटेरिया क्या है, क्या सीवी वाले या फॉर्म भर सकते हैं जिसका कलर विजन है, क्या जिसके पास चश्मा है वह फॉर्म भर सकते हैं। तो इस सब के बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करते हैं। तो ये आपका सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 2018 3/2018 का यह नोटिस निकला था रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। उसी के आधार पर हम इसका विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें मेडिकल क्राइटेरिया क्या था और अपकमिंग वैकेंसी में आपका मेडिकल क्राइटेरिया क्या रहेगा। ठीक है, ये सारे पोस्ट के लिए निकला हुआ था जी, ध्यान देगा। रिक्रूटमेंट जूनियर इंजीनियर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, JEIT, डिपोट मटेरियल सुप्रिटेंडेंट DMS, एंड केमिकल मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंस, केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट CMA। तो ये सारे पोस्ट के लिए एक साथ निकलता है, ये सारे पोस्ट एक साथ निकला हुआ था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मेडिकल क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है। इसके बारे में आप लोग भी ये गूगल से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे आपको तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो। बाद में कि आपको दिया गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो सब। चलिए हम लोग मेडिकल स्टैंडर्ड देखते हैं, उसके बाद फिर एज क्राइटेरिया, उसके बाद फिर सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या क्या है आपका। तो सबसे पहले मेडिकल क्राइटेरिया देख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को वैकेंसी की तैयारी करने से पहले मेडिकली फिट होना चाहिए। पता चला कि आप सब कुछ पास कर गए हैं, इतना मेहनत किए और मेडिकली फिट ही नहीं हुए हैं, आप वैकेंसी से बाहर हो गए हैं। तो इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड आपको लिया जाता है वह A3 से स्टार्ट होता है, A3 से लिया जाता है।
फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट। देखिए फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट का मतलब समझ जाइए कि आपका जो बॉडी है वह फिजिकली फिट होना चाहिए। होता क्या है ना, किसी का हाथ टेढ़ा है, देखिएगा ऐसे रहता है, तो उस सबको फिर वहां पे अनफिट कर दिया गया है। किसी का उंगली देखिएगा पूरा कट गया है, ठीक है, तो वो तो फिजिकल हैंडीकैप का या तो सर्टिफिकेट बनाइए, नहीं तो फिर आप मेडिकल से बाहर रहिए। ठीक है, अब किसी का हाथे कटा हुआ है, अब किसी का हाथ कटा हुआ तो वो भी कहेंगे कि क्या हम ये फॉर्म भर सकते हैं, तो आपका फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट है तब ये भर सकते हैं, ऐसे आप फिजिकली फिट में नहीं है। दूसरी बात, इसमें आपका आई टेस्ट के लिए 6x6 नहीं है। एक इंपॉर्टेंट यह है, डिस्टेंस विजन 6x6 6x9 विथ और विदाउट ग्लास, यानी इसमें चश्मा अलाउड है, लेकिन कंडीशन क्या है, अब चश्मा का जो पावर होना चाहिए नॉट एक्सीड 2 डायोप्टर, कहता है पावर ऑफ द लेंसेज नॉट टू बी एक्सीड 2 डायोप्टर, 2 डायोप्टर से अधिक नहीं होना चाहिए चश्मा का पावर। हाँ, और ये सारे में आपका कलर विजन टेस्ट है। ठीक है, ये सारे में आपका क्या दी, कलर विजन टेस्ट है, यानी सब में कलर विजन होना चाहिए। लेकिन एक ऐसा पोस्ट है यदि किसी का कलर विजन है तो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे, यानी जिसका C1 मेडिकल होगा, यानी जिस पोस्ट के लिए C1 मेडिकल की आवश्यकता है उसमें कलर विजन वाले कैंडिडेट क्या जी अलाउड है, कलर विजन वाले कैंडिडेट क्या जी अलाउड है। डिस्टेंस विजन है 6x12 6x18 विथ और विदाउट ग्लास, यानी इसमें पावर के बारे में नहीं बताया गया कि चश्मा का पावर कितना डायोप्टर होना चाहिए। इस समय देखिए 4 डायोप्टर है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसमें भी 4 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए B1 और B2 में, लेकिन C2 में आपका कितना डायोप्टर है, कितना मोटा लेंस है, उससे प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें आपका कलर विजन टेस्ट भी नहीं है, C1 वाले मेडिकल में आपका कलर विजन टेस्ट भी नहीं है। ठीक है, तो इतना जानकारी आप रखेंगे। ठीक है, तो ये मेडिकल से संबंधित आपकी जानकारी हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या है। ठीक है ना, अब इसमें एज क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो एज लिमिट आप देख लीजिए, पॉइंट नंबर 5, एज लिमिट क्या कहता है, द लोअर एंड अपर एज लिमिट इंडिकेट फॉर द पार्टिकुलर पोस्ट, ये जितना भी पोस्ट होगा उस पोस्ट के लिए लोअर और अपर एज लिमिट का बात कर रहा है। तो यहां पर देखिए एज लिमिट दिखाई दे रहा है, यस, तो यहां पर एज लिमिट क्या है जी, 18 से 33 साल है। एज लिमिट क्या है, 18 टू 33 ईयर, 18 से क्या है जी 33 साल है, रेड वाले ही रहने देते हैं। ठीक है, यानी 18 से क्या जी 33 ईयर। जो जनरल के कैंडिडेट है, यूआर के कैंडिडेट है, वो मैक्सिमम एज लिमिट क्या होगा जी 33 ईयर, यानी यदि वैकेंसी आपका सपोज दैट 2023 में निकलता है तो वह 2023 के यदि जनवरी से कैलकुलेट करता है तो आपको मैक्सिमम 33 ईयर तक अलाउड है। जो SC ST कैंडिडेट है उसको 5 ईयर का छूट मिलेगा। ठीक है, यानी वह कितना हो जाएगा जी 33 + 5 यानी 38 ईयर तक वह फॉर्म भर सकते हैं। और जो ओबीसी नॉन क्रीमी कैंडिडेट है उसमें 3 ईयर का छूट है, तो ये कितना हो जाएगा जी 36 ईयर, यानी 36 ईयर तक फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि एज लिमिट जो आपका दिया गया है यूआर के लिए 18 से क्या जी 33 साल, क्लियर। बाद बाकी फिर एक्स सर्विसमैन के लिए सब दिया गया है कि कितना से कितना तक छूट होगा, क्लियर। ये सब आपका दिया गया एक्स सर्विसमैन के लिए 33 ईयर रहेगा, प्लस नंबर ऑफ ईयर आपको काउंट किया जाएगा +3 ईयर तक। फिर नॉन क्रिमिनल के लिए 36 ईयर, फिर आपको नंबर ऑफ ईयर काउंट किया जाएगा 3 ईयर तक। ये सब दिया गया है। पर्सन विथ फिजिकल हैंडीकैप सब के लिए ये सारा दिया गया है। जो मेनली था आपका जनरल के लिए, ओबीसी नॉन क्रिमिनल SC ST, वो देख लिए, यानी आपको 33 साल तक अलाउड है। बाद बाकी आप क्या जी उसमें जिसको जितना छूट मिलता है वह बढ़ सकता है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली बात, इसमें डिप्लोमा वाले अलाउड है, यानी अपने रिस्पेक्टिव ट्रेड से, जैसे इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल वाले, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल से, सिविल है तो सिविल से, IT है तो IT से, कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस से,
वो सारा अपना फॉर्म भर सकते हैं। बीटेक भी अलाउड है, एमटेक भी अलाउड है, यानी हायर क्वालिफिकेशन आर अलाउड। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका डिप्लोमा होना चाहिए। हाँ, और ये सब माइंड में से हटा लो, किसी के सर्टिफिकेट पर लिखा रहता है कि 2 ईयर और 3 ईयर, तो ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो आपका 2 ईयर जो होता है ना, एक्चुअल में वो 3 ईयर का ही होता है। आप लोग डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लेते हैं इस कारण से, क्योंकि आप 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किए हुए हैं। आपके सर्टिफिकेट पर 3 ईयर ही लिखा रहता है, उस पर 2 ईयर नहीं लिखा रहता है। ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर से एडमिशन ले लेते हैं, तो आपका 3 ईयर का ही कोर्स होता है। आप 1 ईयर पहले से पढ़ के आते हैं, 10+2 करके आते हैं, इसीलिए। तो एजुकेशनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका हो गया। ये फॉर्म भरने का फी है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि एग्जाम क्राइटेरिया क्या है। हाँ, कितना गुना रिजल्ट देगा, तो उस टाइम आपका 15 गुना रिजल्ट दिया गया था पीटी में। हाँ, डिसेबिलिटीज के बारे में बताया गया है, फिजिकल हैंडीकैप सब के बारे में। ये सब आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन डिस्कशन भी करना है। मेन हम देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न। यहां पर आइए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब क्या है जी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है? स्टेज फर्स्ट जो होगा आपका सीबीटी एग्जाम, कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट इन सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर जो आपका निकलेगा। ठीक है, इसमें आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा जी? 100 रहेगा। और कितना मार्क्स का रहेगा आपका जी? 100 मार्क्स का। मार्क्स कितना रहेगा आपका? 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। और ड्यूरेशन कितना रहेगा आपका जी? 90 मिनट, यानी 1.5 घंटा। कितना जी? 90 मिनट। ये आपका 1.5 घंटा आपका एग्जाम का ड्यूरेशन रहेगा। फर्स्ट स्टेज सीबीटी में आपका क्वेश्चंस का पैटर्न क्या क्या रहेगा? मैथमेटिक्स रहेगा आपका। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। नंबर ऑफ क्वेश्चन का जो का पैटर्न रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा, वो 30 क्वेश्चन रहेगा और 30 मार्क्स का रहेगा। 30 क्वेश्चन रहेगा और कितना जी? 30 क्वेश्चन रहेगा और कितना मार्क्स का जी? 30 मार्क्स का। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी रीजनिंग का क्वेश्चन आपका रहेगा 25 क्वेश्चन, कितना मार्क्स का जी? 25 मार्क्स का। फिर जनरल अवेयरनेस में आपका सारा करंट अफेयर आ जाएगा। ठीक है, और जो भी आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री आता है वो सब आ जाएंगे। ये भी आपका कितना जी? 25 क्वेश्चन रहेगा, सॉरी 15 क्वेश्चन, और ये 15 मार्क्स का रहेगा। और जनरल साइंस, तो देखिए जनरल साइंस में यहां पर क्या है ना, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री और प्लस बायो, ये तीनों मिला के आपका रहेगा कितना जी? 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन रहेगा, कितना मार्क्स का जी? 30 मार्क्स का। 30 क्वेश्चन रहेगा और 30 मार्क्स का, आपका टोटल हो जाएगा 100 क्वेश्चन। साइंस रहेगा आपका 30 क्वेश्चन और कितना जी? 30 मार्क्स का, तो आपका टोटल ये क्या हो जाएगा? 100 क्वेश्चन। लेकिन यही जब आप मेंस में जाएंगे ना, तब आपको बायोलॉजी हट जाएगा, केवल फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री रहेगा, और वह रहेगा कितना जी? 15 मार्क्स का। 15 क्वेश्चन, वो देखते हैं आगे नेक्स्ट स्टेज में। ठीक है, ये आपका पीटी का यानी फर्स्ट स्टेज का जो आपका ये पैटर्न है, सिलेबस है। आपका सेकंड स्टेज जो होगा वो भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपका जो सेकंड एग्जाम होगा वो भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सेकंड स्टेज सीबीटी। इसमें आपका कितना, ये 120 मिनट का रहेगा जी, इसमें 2 घंटा का रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा? 150। 150 क्वेश्चन रहेगा, कितना जी?
2 घंटे का, यानी 120 मिनट, 120 मिनट का रहेगा। और यह अलग अलग ट्रेड वालों के लिए एग्जाम अलग अलग होगा। ठीक है, यह अलग अलग ट्रेड वाले का एग्जाम क्या होगा जी, अलग अलग होगा, जिसमें आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन का और सब्जेक्ट का पैटर्न होगा या इस प्रकार से होगा। आपका जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन रहेगा, 15 मार्क्स का। 15 क्वेश्चन रहेगा कितना जी, 15 मार्क्स का। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये भी आपका 15 क्वेश्चन रहेगा, कितना जी, 15 मार्क्स का। बेसिक ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का क्वेश्चन आपका रहेगा वो 10 क्वेश्चन रहेगा, 10 मार्क्स का। और इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंट 10 क्वेश्चन रहेगा, कितना जी, 10 मार्क्स का। बाद बाकी टेक्निकल एबिलिटीज यानी जिसका इलेक्ट्रिकल है, टेक्निकल एबिलिटीज में ये 100 क्वेश्चन रहेगा, और ये कितना जी, 100 मार्क्स का। टोटल कितना होगा जी, 150 मार्क्स का आपका 150 क्वेश्चन रहेगा। तो ये जो आपका टेक्निकल एबिलिटीज दिया है, ये जिसका यदि इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन रहेगा, जिसका मैकेनिकल है वो मैकेनिकल से क्वेश्चन रहेगा, जिसका सिविल है उसका सिविल से क्वेश्चन रहेगा। और बाद बाकी ये जो क्वेश्चन है आपका 50 नंबर का, ये सारे का क्या होगा, ये सेम सिलेबस रहेगा। तो हम अभी जो आपका क्वेश्चन डिस्कशन करवाएंगे, ये 150 क्वेश्चन का, इसमें से हम सारे क्वेश्चन केवल जनरल अवेयरनेस, ये जो जीए है इस पे हम विशेष चर्चा नहीं करेंगे, इसको हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। बाद बाकी आपका टेक्निकल इलेक्ट्रिकल का डिस्कशन 100% होगा, और ये 10 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री का भी डिस्कशन 100% होगा। उसके बाद फिर इन्वायरमेंट का भी क्वेश्चन का डिस्कशन पूरा होगा 100%, और बेसिक कंप्यूटर का भी आपका डिस्कशन पूरा होगा। यानी जनरल अवेयरनेस को आपको डिटेल में डिस्कशन नहीं होगा। बाद बाकी ये सारे क्वेश्चन का डिस्कशन आपको अभी हम करवाएंगे। ठीक है, यही आपका एग्जाम पैटर्न है। कौन कौन से ब्रांच इसके लिए एप्लीकेबल है वो देख लीजिए। मैकेनिकल ग्रुप में यदि है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चन आएगा, कौन कौन सा ब्रांच के लिए देखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चर इंजीनियरिंग, अब मेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिक इंजीनियरिंग, टूल्स एंड मैकेनिक इंजीनियरिंग, टूल्स एंड डाई मेकिंग इंजीनियरिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम और बेसिक स्ट्रीम ऑफ द एबव डिसिप्लिन। यानी मैकेनिकल से संबंधित सारा स्ट्रीम आपको किस में आ जाए जी, मैकेनिकल एंड एलाइड में। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जितना भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन है वो सारा आ जाएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, ये सारे किस में आ जाएंगे जी, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में आ जाएंगे। ये सारे किस में आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में आ जाएंगे। ठीक है, तो डिटेल में आप लोग इसको गूगल से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। फिर सिविल वाले के लिए है सिविल इंजीनियरिंग, और जो आपका बीएससी केमिस्ट्री और फिजिक्स रहेगा उसके लिए सीएमए पोस्ट हो जाएगा। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस चाहिए, बीई बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चाहिए। ठीक है, ये सारा आपका डिटेल दिया गया है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल का क्या जी, क्वेश्चन डिस्कशन। जो आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम था, हुआ था, उसी का हम लोग क्या करेंगे जी, क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो एग्जाम हुआ था कितने तारीख को जी, 30/8, 30/8/2019 को यह एग्जाम हुआ था, और ये सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुआ था। इलेक्ट्रिकल का यह पेपर है, लिखा गया टेक इलेक्ट्रिकल। ठीक है, ये ओरिजिनल रिस्पॉन्स शीट है जो एग्जाम होने के बाद दिया था, डाउनलोड किया गया था। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, इससे आपको पता चल जाएगा
कि जेई का लेवल क्या है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, आप उसी ढंग से तैयारी करेंगे। बहुत हाई फाई में जाने की आवश्यकता नहीं है आरआरबी जेई के लिए। आपको यदि वन लाइनर क्वेश्चन आता है, आपको यदि वन लाइनर क्वेश्चन आता है ना, तो बहुत आसानी से जेई क्वालिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो निम्न प्रतिरोध निम्न प्रतिरोध मानों को डॉट डॉट का उपयोग करके सटीक से मापा जा सकता है। क्वेश्चन है आपका इंग्लिश में हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा हिंदी में यदि समस्या होगा तो हम लोग इंग्लिश क्वेश्चन से बाइलिंगुअल है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए, निम्न प्रतिरोध यानी लो रेसिस्टेंस वैल्यू कैन बी मेजर्ड एक्यूरेट बाय यूजिंग, इंग्लिश में थोड़ा अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हैं तो ज्यादातर इंग्लिश मीडियम ही रहता है, बहुत कम ही हिंदी देखने को मिलता है, और बुक भी मैक्सिमम आपका इंग्लिश में ही अवेलेबल है। तो लो रेसिस्टेंस कैन बी मेजर्ड बाय एक्यूरेटली, देखो तो लो रेसिस्टेंस को मापते हैं हम लोग, बहुत सारे विधि है, लेकिन इसमें दिया गया है कि लो रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं एक्यूरेटली, किसके द्वारा? देखिए ऑप्शन में जो आपको दिया गया है केल्विन डबल ब्रिज मल्टीमीटर। ठीक है, अभी फिलहाल आप लोग आंसर मत देखिए, पता चला है तो सब आंसर को हमें क्या करना पड़ेगा नहीं, पहले से हाईलाइट करना होगा, यही करेंगे। तो देखिए केल्विन डबल ब्रिज भी रेसिस्टेंस को मापता है, मल्टीमीटर जो है ना, मल्टीमीटर से भी क्या करते हैं आप लोग, रेसिस्टेंस मापते हैं, वोल्टेज मापते हैं, करंट मापते हैं, ये सब मल्टीमीटर मल्टीपर्पज के लिए यूज किया जाता है। देखते होंगे रेडियो टीवी मिस्त्री सबको यूज करता है। उसके बाद आपका देखिए मेगर, तो मेगर भी रेसिस्टेंस को मापता है, लेकिन अंतर यह है, अच्छा ओम मीटर भी जो क्या मापता है जी, रेसिस्टेंस को मापता है। तो फिर सब तो आपका ऑप्शन है जो रेजिस्टेंस को माप सकता है, इसमें कौन सा आंसर देंगे? तो क्वेश्चन है लो रेसिस्टेंस वैल्यू कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली बाय यूजिंग केल्विन डबल ब्रिज के द्वारा जो लो रेसिस्टेंस को मापा जाता है, तो ये क्या होता है जी, एक्यूरेट, ये क्या करता है जी, एक्यूरेट मेजरमेंट करता है, बहुत कम इरर होता है, 1%, ये एक्यूरेटली मेजर करता है। ठीक है, और इरर जो होता है वह कितना जी, 1% ही होता है, बहुत कम इरर इसमें होता है। ठीक है, इसके द्वारा जो मापा जाता है, इरर फ्री तो कोई है नहीं। मेगर से क्या चीज को मापते हैं, तो मेगर से हम जब वेरी हाई रेसिस्टेंस, वेरी हाई रेसिस्टेंस या और इंसुलेशन का प्रतिरोध भी मेगर से मापते हैं। वेरी हाई रेजिस्टेंस किसका होता है जी, इंसुलेशन का होता है, तो इंसुलेशन रेसिस्टेंस, इंसुलेशन का रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। मेगर के बारे में एक और चीज जान लीजिए, मेगर जो होता है ना जी, वो हाथ से चलाने वाला एक डीसी जनरेटर होता है, डीसी जनरेटर। कैसा डीसी जनरेटर, तो परमानेंट मैग्नेट टाइप। तो कैसा डीसी क्वेश्चन पूछता है, जो मेगर जो होता है वो कैसा होता है, तो परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर टाइप, ध्यान में रखेंगे, परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर, परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर, ये जो आपका होता है मेगर। और परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर, इसमें जो करंट कॉइल की संख्या होती है ना, ये क्वेश्चन पूछा है, ये सब ध्यान में रखेगा। ये जो मेगर में आपका करंट कॉइल की जो संख्या होती है, करंट कॉइल की जो संख्या होती है वो कितना होता है जी, एक होता है, याद रखेगा। इसका हम सर्किट अभी नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, जब क्लास लेंगे पूरा, जो संख्या होती है करंट कॉइल की, जो संख्या होती है मेगर में, नंबर ऑफ करंट कॉइल इक्वल टू कितना होता है जी, 1 होता है, किसमें, मेगर में। मेगर का जो आरपीएम होता है, डीसी जनरेटर होता है, इसका जो आरपीएम होता है ना, मेगर का जो आरपीएम होता है 160 आरपीएम, पूछा है क्वेश्चन। मेगर का जो आपका आरपीएम होता है ना, वो 160 आरपीएम तक उसको हैंड से हम लोग क्या करते हैं जी, घुमाते हैं, और तब हम लोग वेरी हाई रेसिस्टेंस को मापते हैं, मेजर करते हैं। क्लियर, तो ये जान गए हम लोग
तो लो वैल्यू रेसिस्टेंस, और इसके बारे में कुछ हम लोग डिटेल जानते हैं क्या? इतना चीज आप लोग राइट डाउन कर लेंगे। अब रेसिस्टेंस को जानते हैं ना, तीन वर्गों में बांटा गया मेजरमेंट के लिए, तीन वर्गों में बांटा गया रेसिस्टेंस को। पहला आपका लो वैल्यू रेसिस्टेंस, लो रेसिस्टेंस जिसका जो मान होता है वह क्या होता है जी, 1 ओम या 1 ओम से कम। दूसरा जो होता है आपका मीडियम रेसिस्टेंस, मीडियम। तो लो वैल्यू के लिए हम लोग किससे मापे, केल्विन डबल ब्रिज से। लो वैल्यू को हम किससे मापे, केल्विन डबल ब्रिज से। तो मीडियम रेसिस्टेंस को किस चीज से मेजरमेंट करेंगे, इसका जो होता है वह 1 ओम टू क्या जी, 100 किलो ओम। ये क्या था जी, 100 किलो ओम। इसको जो हम लोग मापते हैं क्या जी, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। दूसरा आमीटर वोल्ट मीटर मेथड, आमीटर वोल्ट मीटर मेथड। तो ये दो हो गया। और तीसरा जो होता है आपका हाई रेसिस्टेंस, हाई वैल्यू रेसिस्टेंस। इसका जो वैल्यू होता है एवब 100 किलो ओम। 100 किलो ओम से ऊपर वाले जितना भी 100 किलो ओम से ऊपर वाले जो भी रेसिस्टेंस होगा वह किस में आएगा जी, हाई वैल्यू में आएगा। और इसको हम लोग किस चीज से मापेंगे जी, मेगर विधि से। इसको हम लोग किस चीज से मापेंगे जी, मेगर विधि से। क्लियर। देखिए ये क्वेश्चन यदि हम लोग डिस्कस करेंगे ना तो उससे संबंधित जितना जानकारी है ना, सारा जानकारी को कलेक्ट कर लेंगे। आपको जो क्वेश्चन आरआरबी जेई में आता है ना, वह मैक्सिमम वन लाइनर क्वेश्चन आता है। आपको यदि मुंह पे जबान पे डायरेक्ट पता है तो आंसर कीजिए, टिक कीजिए और निकलते जाइए, तभी आपका एग्जाम निकलेगा। आप गेट लेवल का बनाएंगे, सीनियर सेक्शन लेवल का बनाएंगे, तो आपके क्या होगा ना, छोटा छोटा क्वेश्चन जो आपको ध्यान में रखने वाला है, कॉन्सेप्ट के साथ आपको ध्यान रखना, याद करना, वो आपको छूट जाएगा। ये वैल्यू पूछता है आरआरबी जेई में, आपका क्या होता है जी, वैल्यू पूछता है, और वो आपको याद नहीं रहेगा, हाथ से निकल जाएगा। ठीक है। पता है कि रेलवे का वैकेंसी एकदम पंचवर्षीय योजना लागू कर दिया है, 5-5 साल पे निकलता है, 4 साल 5 साल होने जा रहा, अभी तक वैकेंसी निकली है नहीं। चलिए अब मैगर के बारे में समझ लिए, मल्टीमीटर समझ लिए। मल्टीमीटर से आपको एसी डीसी वैल्यू भी मापते हैं, एसी करंट डीसी करंट रेजिस्टेंस मापते हैं। ठीक है, ये सब मेजरमेंट करते हैं। ओम मीटर, देखो ओम मीटर से आपका भी क्या होता है जी, मीडियम वैल्यू के रेसिस्टेंस को मापा जाता है। ओम मीटर से भी क्या जी, मीडियम वैल्यू के रेसिस्टेंस को मापा जाता है। एक अननोन रेसिस्टेंस को डायरेक्ट मापा जाता है। ओम मीटर से क्या होता है ना, अननोन रेसिस्टेंस को हम लोग डायरेक्ट मापते हैं, ये डायरेक्ट मापते हैं, और इसमें थोड़ा एरर ज्यादा होता है ओम मीटर में। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि निम्नलिखित में, चलिए इंग्लिश में ही देखते हैं या हिंदी में, जिसमें देखना देखिए। निम्नलिखित में किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब यह साइंस का क्वेश्चन है, बताए थे फिजिक्स और केमिस्ट्री से कितना क्वेश्चन जी, 15 क्वेश्चन। बायोलॉजी से नहीं रहेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री से। अरे जिसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है ना जी, फिजिक्स का तो 50% क्वेश्चन 60% ऐसे ही बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन रहता ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया आपका, ट्रांसफार्मर हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी होगा, रेजिस्टेंस, पैरेलल सीरीज कमीशन, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन रहता है। तो निम्नलिखित में उत्तल दर्पण यानी इन विच ऑफ द फ्लोइंग इज कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड। तो कन्वेक्स मिरर कहाँ यूज किया जाता है, तो मोटरसाइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, और गाड़ी के जो बगल वाला मिरर होता है, साइड मिरर जिसे हम लोग बोलते हैं रेयर मिरर, वो कौन सा दर्पण होता है आपका जी, तो आपका क्या होता है, रेयर मिरर ही आपका क्या होता है जी, उत्तल दर्पण होता है। क्लियर, उत्तल दर्पण होता है। और बाद बाकी सेविंग मिरर और व्हीकल हेडलाइट, आपका मोटरसाइकिल का जो हेडलाइट होता है वह डेंटिस्ट मिरर, यानी डॉक्टर, दांत के डॉक्टर
ये सारे ये सारे में कौन यूज होता है जी? ये सारे में क्या जी? अवतल दर्पण। ये सारे में क्या जी? अवतल दर्पण यूज होता है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, साइड मिरर के रूप में आपका उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। साइड मिरर के रूप में क्या जी? आपका उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। उत्तल दर्पण का और कहां यूज किया जाता है, बताएंगे कोई? उत्तल दर्पण का उपयोग और कहां किया जाता है, कोई बताएगा? नहीं, चलिए, तो कॉन्वेक्स मिरर और कहां कहां? सड़क पर लगे परावर्तक लैंप में। सड़क पर लगे परावर्तक लैंप, यानी रिफ्लेक्टर लैंप जो होता है रोड पे, सड़क पे, वहां पर भी सोडियम वेपर लैंप। और क्या जी? सोडियम वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप में भी उपयोग किया जाता है। सोडियम लैंप में, या सोडियम परावर्तक लैंप जिसको हम लोग बोलते हैं, सोडियम वेपर या सोडियम परावर्तक लिखो। परावर्तक लैंप, तो ये सारे आपका किसका यूज हो गया जी? उत्तल दर्पण का उपयोग हो गया। यानी कन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर किसमें किसमें? तो गाड़ी के हेडलाइट में, डेंटिस्ट में, ठीक है, ईएनटी डॉक्टर, जो नाक गला कान का जो डॉक्टर होता है वो भी यूज करता है कॉनकेव मिरर का। उसके बाद शेविंग मिरर, दाढ़ी बनाने वाले मिरर में भी क्या किया जाता है जी? यानी दाढ़ी बनाने वाला जो मिरर होता है उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, कॉनकेव मिरर का। और कॉन्वेक्स के लिए क्या क्या हो गया जी? साइड मिरर के रूप में, उसके बाद सोडियम परावर्तक लैंप में, सड़क पर लगे परावर्तक लैंप में। ये सारे जगह किसका जी? उत्तल दर्पण का। और बाद बाकी कहा जी? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का और उपयोग कोई बताएगा जी? सोलर कुकर, यस। अवतल दर्पण क्या जी? सोलर कुकर। सोलर कुकर में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। कितना टाइम? अभी तो बहुत समय हुआ है जी, बहुत समय बाकी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज थोड़ा समय लग गया आपका वो बताने में आपको, नेक्स्ट डे से आपका समय बर्बाद नहीं होगा, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी डिस्कशन कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? जूल्स हीटिंग इफेक्ट इज अनडिजायरेबल ऑन। जूल्स हीटिंग इफेक्ट, सबसे पहली बात आप लोग आंसर को ढक लीजिए। होता यह है कि आंसर देख करके आप लोग तुरंत बता देंगे। कहता है जूल का तापमान प्रभाव पर वांछनीय है। तो हिंदी में कुछ अलग उटपटा लग रहा है कि अवांछनीय है। देखो, जूल्स हीटिंग इफेक्ट इज अनडिजायरेबल। कहता है जूल हीटिंग इफेक्ट किसमें अनडिजायरेबल, मतलब किसमें नहीं है। बात बाकी सारे में जूल हीटिंग इफेक्ट है। अच्छा, जूल हीटिंग इफेक्ट है क्या जी? जब हम लोग इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल पढ़ते होंगे जूल्स लॉ, जूल का नियम क्या होता है जी? एच इज कल टू आई स्क्वायर आर टी, ये ना होता है जी? जूल का नियम यही होता है, जूल यानी एच बराबर हम लोग क्या बोलते हैं जी? पीटी, जूल। पावर इनटू टाइम, टाइम होता है सेकंड में, या एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। देखिए, आप लोग जेई के स्टूडेंट है, इतना तो हम जानते होंगे कि आई मतलब आप करंट समझते हैं, आर मतलब रेसिस्टेंस समझते हैं, या टी मतलब सेकंड। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड को बढ़ा के रखिए। वैसे जब क्लास स्टार्ट होगी, फाउंडेशन क्लास, और फिर, हाँ, क्लास क्लास बोल रहे हैं तो ये कोई पेड कोर्स नहीं होगा, यूट्यूब पे आपका सारा कोर्स फ्री होगा। ठीक है, थोड़ा समय को मैनेज करना होगा आपको, क्योंकि रेलवे में जॉब करते हुए क्लास लेना मेरे लिए बहुत कठिन हो जाता है। जॉब से आते हैं, फिर 1 घंटा समय देते हैं इधर,
फ्रेश व्रेश होते हैं, मुंह कान धोते हैं, फिर आपको बोर्ड पे आ जाते हैं। ड्यूटी बहुत कठिन है मेरा। ठीक है, अभी फिलहाल किसी तरह से मैनेज कर रहे हैं, नौकरी के ही पैसा से ये बोर्ड वगैरह सब सेटअप सब तैयार किए हैं। आप लोग कुछ सपोर्ट कीजिएगा तो कहीं यूट्यूब से कुछ अर्निंग हो, लेकिन वो अर्निंग भी लेने में समस्या है, किसी दूसरे के नाम से यूट्यूब चैनल बनाना होगा, क्योंकि हम अपने अकाउंट में पैसा लेते हैं जॉब करते हुए, तो वो भी एक बिग समस्या, बिग प्रॉब्लम है। चलिए वो सब देखा जाएगा। तो जूल हीटिंग इफेक्ट अनडिजायरेबल, मतलब किसमें जूल हीटिंग इफेक्ट यूज नहीं होता है? अरे इलेक्ट्रिक आयरन, अरे आयरन में क्या होता है, उष्मा उत्पन्न होता है। यहाँ देखो इलेक्ट्रिक आयरन, ये तो हीटिंग इफेक्ट है। इलेक्ट्रिक टोस्टर, टोस्टर इलेक्ट्रिक टोस्टर भी क्या करता है जी, गर्म करता है, तो ये भी हीटिंग इफेक्ट है। ये भी आपका हीटिंग इफेक्ट है, ये भी आपका हीटिंग इफेक्ट है। और इलेक्ट्रिक हीटर, तो हीटर आपका क्या जी, हीटिंग इफेक्ट है। क्वेश्चन है मेरा कि किसमें डिजायरेबल है, किसमें हीटिंग इफेक्ट में नहीं है? तो ये जो ट्रांसफार्मर होता है, यह ट्रांसफार्मर जो होता है वह जूल के हीटिंग इफेक्ट पे काम नहीं करता है। यह क्या करता है जी, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह काम करता है ट्रांसफार्मर, न कि जूल के हीटिंग इफेक्ट पे। और क्वेश्चन में यही था कि जूल्स हीटिंग इफेक्ट अनडिजायरेबल किस में है। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। वही हमें पूछा था कि अवांछनीय क्या है, और राइट आंसर भी ए था, आंसर की ए है। और कैंडिडेट के द्वारा दिया गया आंसर भी ए था, करेक्ट आंसर है। ठीक है, किस कैंडिडेट का है उससे मतलब नहीं रखिए, मेरा है नहीं जी। मेरा तो पता चल जाएगा कितना गलत है कितना सही है यदि मेरा होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट ये इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, टेलीजेंस थ्योरम। क्या जी, टेलीजेंस थ्योरम। आप लोग तो आंसर ही देख लेते हैं। टेलीजेंस थ्योरम लागू होता है, ठीक है जी। तो आप ये जान लीजिए कि जितना भी थ्योरम होता है ना, उस थ्योरम से संबंधित आपको यदि कोई भी क्वेश्चन पूछ दे इलेक्ट्रिकल में, ये किस पे लागू होता है नहीं होता है, तो आपको समस्या नहीं होगा। तो चलिए यहां पे हम लिखते हैं कुछ कुछ थ्योरम। ठीक है, तो एक तो टेलीजेंस थ्योरम हो ही गया, सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपर पोजिशन थ्योरम हो गया पहला। दूसरा आपका हो गया थेमनिन थ्योरम। तो दूसरा क्या था, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। क्या है जी, चलिए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थेमनिन थ्योरम। तीसरा ले लेते हैं नॉर्टन्स थ्योरम। थ्योरम। चौथा ले लेते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। पांचवा ले लीजिए टेलीजेंस थ्योरम ही ले लीजिए। एक और ले लीजिए छठा। तो ये सब जो होगा किस किस में एप्लीकेबल होगा, केवल क्या जी, लीनियर, लीनियर सर्किट दिख रहा है ना जी, लीनियर, लीनियर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर क्या जी, लीनियर।
अब टेलिजेंस के लिए लिख लो ऑल, टेलिजेंस के लिख लो क्या जी, ऑल। देखो, तो मैक्सिमम पावर सुपरपोजिशन थ्योरम लीनियर में एप्लीकेबल होगा, थेवेनिन थेवेनिन भी आपका क्या होगा, लीनियर में होगा, नॉर्टन्स थ्योरम लीनियर में होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लीनियर में होगा, और टेलिजेंस थ्योरम क्या होगा जी, सभी में एप्लीकेबल होगा। टेलिजेंस थ्योरम क्या होगा जी, सभी में एप्लीकेबल होगा। हाँ, एक और है क्या जी, सब्स्टिट्यूशन थ्योरम। सब्स्टिट्यूशन थ्योरम ये होता है लीनियर नॉन लीनियर दोनों के लिए, लीनियर एंड नॉन लीनियर। अब यदि आपको कोई थ्योरम से क्वेश्चन पूछेगा तो लीनियर नॉन लीनियर किसमें, टाइम इनवेरिएंट टाइम, देखिए तो इंटेलिजेंस थ्योरम कैन अप्लाइड टू, देखिए पैसिव एक्टिव नेटवर्क हो गया, और ये होता है हिस्टेरिक एंड नॉन हिस्टेरिक। देखिए हिस्टेरिक एंड नॉन हिस्टेरिक एक आपको नया टर्म लग रहा है, लेकिन ये क्या जानते हैं, टाइम वेरिएंट टाइम इनवेरिएंट, ये कुछ नहीं है, टाइम वेरिएंट टाइम इनवेरिएंट से संबंधित है, हिस्टेरिक एंड नॉन हिस्टेरिक नेटवर्क। ठीक है, हिस्टेरिक मतलब जिसको हम लोग सेव करके रख सकते हैं, ध्यान में रखिएगा वह। लीनियर नॉन लीनियर नेटवर्क, तो इंटेलिजेंस थ्योरम जो होता है पैसिव नेटवर्क एक्टिव नेटवर्क में भी काम करता है, लीनियर नॉन लीनियर में भी काम करता है, और हिस्टेरिक एंड नॉन हिस्टेरिक यानी टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट, यानी टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट, इसमें भी लागू होता है। तो ये किस में होता है जी, ऑल में। इंटेलिजेंस थ्योरम ध्यान में रखेंगे, TEEL है, तो डबल एल मतलब ध्यान में रखेंगे ऑल, ये ऑल में एप्लीकेबल होता है। बाद में कि आपका जो भी सुपरपोजिशन थ्योरम है वह केवल लीनियर में होगा, थेवेनिन थ्योरम लीनियर में होगा, नॉर्टन्स थ्योरम यानी सबसे आसान तरीका, जितना भी थ्योरम है तो सब थ्योरम लीनियर में, एक जो थ्योरम होता है इंटेलिजेंस वह ऑल में सभी में, लीनियर नॉन लीनियर एक्टिव पैसिव सभी में एप्लीकेबल होता है। और एक होता है क्या जी, सब्स्टिट्यूशन थ्योरम, वह लीनियर और नॉन लीनियर में ही केवल एप्लीकेबल होता है। बाद बाकी ये सब में, सब क्या होता है जी, केवल लीनियर में एप्लीकेबल होता है। आपको पूछ दे कि क्या सुपरपोजिशन थ्योरम नॉन लीनियर सर्किट में एप्लीकेबल है, तो नहीं, नॉन लीनियर सर्किट में एप्लीकेबल नहीं है। टाइम वेरिएंट टाइम इनवेरिएंट में एप्लीकेबल है, नहीं एप्लीकेबल है। ठीक है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या जी, सारा लीनियर में है, थेवेनिन लीनियर में, नॉर्टन्स लीनियर में है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी क्या जी, लीनियर में है। क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थोड़ा समय लगेगा जी, आज पहला दिन है, उसके बाद फिर हम स्पीड को बढ़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ये साइंस का आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, ये किसका है जी, साइंस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है क्या जी, साइंस का क्वेश्चन है। देखिए तो क्या कहता है, ओजोन लेयर थिकनेस इज मेजर्ड, ओजोन परत की मोटाई। आप जानते होंगे कि ओजोन लेयर होता है, और ओजोन लेयर में यदि आपका छिद्र हो जाता है, होल हो जाता है, तो पृथ्वी पर आपका टेम्परेचर क्या हो जाता है जी, बढ़ जाता है। ठीक है, ये सब आपका टेम्परेचर क्या हो जाता है जी, बढ़ जाता है। ठीक है, एक मिनट थोड़ा बात कर लेते हैं। हाँ सर, सर रूम पे है सर, नहीं थोड़ा पढ़ाई लिखाई में। और सब क्या सर, हाँ हम देखते नहीं, कितना देर देखा आदमी, कितना आदमी देखा। हाँ हाँ उसी पे होता है, फिर ऐड आता, हाँ उसके बाद फिर प्रचार आता है उसमें अकाउंट ऐड करना पड़ता है, एलिजिबल पहले 1,000 मिनिमम सब्सक्राइबर होना चाहिए, उसके बाद 4,000 घंटा वॉच आवर होना चाहिए, उसके बाद एलिजिबल होते हैं, तब अकाउंट ऐड होता है, उसके बाद फिर आता है। या अभी तो पहली बार आएगा तब उसका तो 1 महीना हो गया है। नहीं तो पहले अकाउंट ऐड करेंगे तब ना,
4000 घंटा पूरे में थोड़ा समय लगता है, 1000 सब्सक्राइबर होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। कल किसी को हाँ, तो 900 हो गया, 100 और कम। ठीक है सर, थोड़ा बात करते हैं क्लास। अभी क्लास ले रहे हैं, थोड़ा बात करते हैं। 10-15 मिनट में खत्म कर। अच्छा अच्छा। अच्छा ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि ओजोन लेयर थिकनेस इज मेजर्ड। ओजोन लेयर का जो हम लोग थिकनेस है वो मेजर्ड करते हैं, वह कैसे? तो इतना तो आप जानते होइएगा, मिलीमीटर ये आपका क्या जी का दूरी का मात्रक है। मीटर है, मिलीमीटर दूरी में होगा। सेंटीमीटर ये भी आपका क्या जी डिस्टेंस, दूरी का मात्रक है। ये भी आपका दूरी हो गया, डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस। डेसिबल साउंड इंटेंसिटी, ध्वनि, जानते होंगे ध्वनि। तो एक बच गया आपका जी डॉप्सन यूनिट। क्या बच गया जी आपका? डॉप्सन इकाई, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं जी, डीयू कहते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखेगा कि ओजोन लेयर का जो मोटाई मापा जाता है वह किस इकाई में मापा जाता है? तो क्या जी डॉप्सन यूनिट में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है जी? डॉप्सन यूनिट में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है जी? डॉप्सन यूनिट में मापा जाता है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखेगा, 300 डीयू मतलब डॉप्सन यूनिट बराबर क्या होता है आपका जी? 300, ठीक है, 300 डॉप्सन यूनिट बराबर, यानी आपको डॉप्सन यूनिट बराबर यदि मिलीमीटर में कन्वर्ट करना हो, यानी कहने का मतलब है कि आपका डॉप्सन यूनिट दिया गया हो, पूछ दे कि यह कितना मिलीमीटर में है, तो ध्यान में रखेंगे इधर भी 3 है तो उधर भी क्या होगा जी? 3 होगा। तो क्या होता जी? 3 मिलीमीटर। 3 मिलीमीटर, यानी 300 डॉप्सन यूनिट बराबर जो एक रिलेशन होता है वह कितना जी? 3 मिलीमीटर होता है। 300 डॉप्सन यूनिट। डॉप्सन यूनिट ओजोन लेयर का क्या होता है जी? थिकनेस। ओजोन लेयर की मोटाई को हम लोग मापते हैं क्या जी? डॉप्सन इकाई में, डॉप्सन यूनिट में। और 300 डॉप्सन यूनिट, 300 डॉप्सन यूनिट बराबर आपका क्या होता है जी? 3 मिलीमीटर। तो बहुत आसान तरीका ध्यान में रखने का, 3 इधर 3 इधर, 300 डॉप्सन यूनिट बराबर कितना जी? 3 मिलीमीटर। डॉप्सन यूनिट बराबर कितना जी? मिलीमीटर। और डेसिबल तो आप समझते हैं कि ये डेसिबल आपका साउंड की इंटेंसिटी, ध्वनि तीव्रता। ध्वनि तीव्रता मतलब कितना आपका कहते हैं नॉइज है, एक तरीका से बोल सकते हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण को हम लोग किस में मापते हैं जी? डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि प्रदूषण को किस में मापते हैं जी? डेसिबल में। ध्वनि प्रदूषण को किस में मापते हैं जी? डेसिबल में। क्लियर? किसी कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। मैक्सिमम आंसर लड़का सही जवाब दिया है जी। मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर सही है। कहता है विच डिस्कवर दैट ए करेंट कैरिंग कंडक्टर वुड मूव व्हेन प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड। कहता है किसने पता लगाया कि एक चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर, किसने पता लगाया कि एक चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर एक करंट, चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर एक करंट ले जाने वाला कंडक्टर हिलता है। हिंदी कुछ अजीब है, कहने का मतलब ये हुआ कि when your current carrying conductor placed in a magnetic field, then
फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन दैट कंडक्टर, यानी जब एक धारावाही, क्वेश्चन कहता है जब एक धारावाही चालक एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस धारावाही चालक पर एक बल लगता है, तो बल लगा तो हिलेगा, वही क्वेश्चन में है जी हिलता है हिंदी में। तो यह किसने पता लगाया था? तो आपको पता है ये कौन बताए थे जी? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, माइकल फैराडे। ये कौन बताए थे? कौन बताए? देखो ये क्या कहता है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या रखते हैं जी? करंट कैरिंग कंडक्टर, ये आई है, ये क्या है जी? आई है। इस मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच आपका कोण क्या है जी? थीटा डिग्री है, थीटा डिग्री है। इस कंडक्टर का कुछ लेंथ होगा एल मान लेते हैं, और ये आपका क्या है जी? मैग्नेटिक फील्ड बी। तो वही कहता है व्हेन योर करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड देन फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन दैट कंडक्टर। जब एक धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में, एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस धारावाही चालक पर बल का अनुभव करता है। यह बल कौन दिए थे जी? फैराडेज लॉ। ये कौन कहते? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये फोर्स जो लगता है, ये क्या लगता है जी? फोर्स। तो ये फोर्स एफ बराबर क्या होता है जी? बिल साइन थीटा। ये फोर्स एफ बराबर क्या होता है जी? बिल साइन थीटा। बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, आई फॉर करंट, एल फॉर लेंथ ऑफ द कंडक्टर। थीटा इज द क्या जी? एंगल बिटवीन, समझ गया होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो कोण है वही है। क्लियर? तो ये जो आपको बताया था कि वो डिस्कवर दैट द करंट कैरिंग कंडक्टर वुड मूव व्हेन प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, कहता कौन डिस्कवर किया कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो मूव करता है, घूमता है। तो कौन बताया था जी? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, माइकल फैराडे ने यह बताया था। पर एक बल लगता है, ये कौन बताया था जी? माइकल फैराडे ने बताया था। अरे मोटर जनरेटर इसी के आधार पे घूमता है जी। मोटर में जो घूमता है, जनरेटर में जो हम लोग घुमाते हैं, ये इसी के आधार पे घूमता है। अब बात बाकी ऑप्शन जो है निकोला टेस्ला। तो फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी का जो यूनिट होता है वह कहता जी आपका टेस्ला होता है, यही टेस्ला होता है। टी, कैपिटल टी से हम लोग डिनोट करते हैं। ये हो गया निकोला टेस्ला, एक साइंटिस्ट का नाम है, ये तो साइंटिस्ट के नाम पे ही फ्लक्स डेंसिटी का आपका क्या पड़ा जी? यूनिट पड़ा। अब है जी आंद्रे एम्पियर। अब आंद्रे एम्पियर, तो एम्पियर्स लॉ के बारे में आप जानते होंगे। तो एम्पियर्स लॉ क्या कहता है? एम्पियर्स लॉ क्या कहता है जी? कि यदि किसी भी कंडक्टर में करंट पास कर रहा है, यदि किसी भी कंडक्टर में करंट पास कर रहा है तो इसके अराउंड कहीं पर भी, कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड का यदि हमें पता लगाना है, मैग्नेटिक फील्ड का यदि डायरेक्शन का पता लगाना है, यानी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कहने का मतलब है कि रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट, यह बताया था क्या जी? एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर साहब ने क्या बताया था इतना तो पता होगा, क्या ये क्लोज लूप है बी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी, और क्या जी? डीएल, ये बराबर था क्या जी? म्यू, या म्यू नॉट ही रहने दो, एन आई। ठीक है, तो यही रिलेशन बताया था मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट की, ये एम्पियर्स लॉ है। ये इंटीग्रल फॉर्म है किसका जी? एम्पियर्स लॉ का। ये एम्पियर्स लॉ का क्या जी? इंटीग्रल फॉर्म है। यहाँ म्यू या म्यू नॉट भी दे सकते हैं आप लोग। ये एम्पियर्स लॉ लिख लो जी। ये सब डायरेक्ट फार्मूला क्वेश्चन पूछ देता है। ये इंटीग्रल फॉर्म है, बराबर आपका होता है म्यू नॉट एन आई। आई इलेक्ट्रिक करंट हो गया, एन हो गया नंबर ऑफ टर्न, कितना टर्न है कंडक्टर का, बी हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, डीएल हो गया आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर, बहुत छोटा सा लेंथ कंडक्टर का।
और बाद बाकी है गॉस्टव, ठीक है, यानी गुस्तव किरचॉफ। अभी सबको मिटा रहे हैं हम, बाद में राइट डाउन करते जाएगा जी। अब क्या है जी, गुस्तव किरचॉफ। तो किरचॉफ साहब के दो नियम, किरचॉफ के कितना लॉ जी, दो लॉ। किरचॉफ साहब के कितना लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। किरचॉफ साहब दो नियम दिए थे, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। पूछता है क्वेश्चन, फर्स्ट लॉ का कौन और सेकंड लॉ कौन, पूछता है क्वेश्चन, फर्स्ट लॉ कौन और सेकंड लॉ कौन। तो दो गो लॉ होता है, एक होता है केवीएल और दूसरा होता है जी केसीएल। पहला होता है केवीएल, दूसरा होता है केसीएल। इस दोनों में के कॉमन, इसमें भी एल कॉमन, बच गया भी और सी। तो एबीसीडी में पढ़ो, एबीसीडी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन इस पढ़ते जाएंगे तो सबसे पहले कौन आएगा, सी। तो सी आएगा तो ये क्या क्या हो जाएगा जी, फर्स्ट लॉ। ये क्या हो जाएगा जी, फर्स्ट लॉ। और फर्स्ट लॉ क्या कहता है जी, चार्ज कंजर्वेशन, क्योंकि करंट है, ध्यान में रखिएगा। पहला नियम में क्या है जी, सी फॉर करंट, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी, क्यू बाई टी। आई समानुपातिक क्यू, तो ध्यान में रखेगा फर्स्ट लॉ क्या कहता है, चार्ज कंजर्वेशन। किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है कि आवेश संरक्षित रहता है। तो दूसरा नियम क्या, तो दूसरा नियम कहता है ऊर्जा संरक्षण। तो पहला लॉ यदि करंट हो गया तो दूसरा लॉ क्या होगा जी, ये सेकेंड लॉ हो जाएगा वोल्टेज। तो ये हो जाएगा केसीएल और ये क्या हो जाएगा जी, केवीएल। तो सेकेंड लॉ में क्या है जी, वोल्टेज है। तो वोल्टेज बराबर आप लोग जानते हैं क्या, वर्क डन बट्टे में, यानी एक कूलम आवेश को बहुत दूर से अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं जी, विद्युतीय विभव, वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ वोल्टेज बोले तो वोल्टेज किससे संबंधित है, कार्य ऊर्जा से संबंधित है। तो सेकेंड लॉ क्या जी, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ध्यान में रखेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ऊर्जा यानी एनर्जी कंजर्वेशन है, और किरचॉफ्स करंट लॉ क्या जी, चार्ज कंजर्वेशन है। ध्यान में रखना है ये चीज, यानी फर्स्ट लॉ चार्ज कंजर्वेशन, सेकेंड लॉ क्या जी, एनर्जी कंजर्वेशन। कैसे समझेंगे, पहला लॉ केवीएल केसीएल, केसीएल सी पहले भी बाद में, तो सी पहला नियम भी दूसरा नियम। क्लियर, इस ढंग से हम लोग सारे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। आप देखेंगे जब क्वेश्चन डिस्कशन कर लेंगे 4-5 सेट जो प्रीवियस ईयर आया हुआ है, उसके बाद आप कोई भी सेट मारिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं हमें धीरे धीरे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि सब इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर से, क्या क्वेश्चन नंबर 7 आपके क्या चीज से संबंधित है जी, कंप्यूटर से। निम्नलिखित में कौन सा टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल का लेयर नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जो प्रेजेंटेशन लेयर होता है, यानी प्रेजेंटेशन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द लेयर ऑफ टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल। आईपी प्रोटोकॉल के अंतर्गत कौन सा लेयर नहीं है, तो प्रेजेंटेशन लेयर। देखो अब ये प्रेजेंटेशन लेयर क्या है, पीपीटी। हम लोग पीपीटी तैयार करते हैं, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। तो प्रेजेंटेशन हम लोग एक तैयार करते हैं पावर पॉइंट में। कहिए इंटरनेट लेयर, यानी ये तो इंटरनेट तो है जी, ये आईपी एड्रेस। अब जो इंटरनेट में सर्च करते हैं तो ये आईपी एड्रेस से संबंधित है, इंटरनेट लेयर। हमें कौन नहीं है पूछ रहा है, तो प्रेजेंटेशन क्या है जी, नहीं है। एप्लीकेशन लेयर, अरे एप्लीकेशन जो भी आप लोग एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से या जहां से भी डाउनलोड करते हैं, तो ये सारा क्या है जी, आईपी एड्रेस से संबंधित है। आईपी प्रोटोकॉल नहीं कहते हैं कि किसी से हम इंटरनेट कनेक्ट किए और कोई मोबाइल चोरी कर लिया है, कोई यूज कर लिया है, और वह मतलब चोरी करके यूज कर रहा है, और वह मोबाइल का आईपी एड्रेस से पता लगा लेता है कि किस नेटवर्क से कनेक्टेड कनेक्टेड था या नहीं था, तो वो एक आईपी एड्रेस का प्रोटोकॉल होता है। तो एप्लीकेशन लेयर भी आपका आईपी एड्रेस का है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर का कहने मतलब एक डाटा को दूसरे डाटा में यदि हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक डाटा को दूसरे डाटा में ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उससे भी आपको पता चल जाता है कि ये डाटा कहाँ से ट्रांसपोर्ट हुआ है, तो वो भी आपका आईपी प्रोटोकॉल में आ जाता है। एक प्रेजेंटेशन लेयर ही होता है जो आपका आईपी एड्रेस में नहीं आता है। हमें पूछ रहा है नॉट लेयर, कौन टीसीपी या आईपी का, आईपी प्रोटोकॉल का लेयर नहीं है।
ठीक है क्या? तो चलिए आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इसका और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे कंटिन्यू। आज कुछ कम क्वेश्चन हुआ, 25 क्वेश्चन भी एवरेज पर डे रखेंगे तो 5 से 6 दिन में आपका क्या होगा जी, एक सेट आपका डिस्कशन हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ आंसर नहीं देना है, यदि आंसर देना है तो आपको हम क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, वहां से आप आंसर ले लीजिएगा, लेकिन उससे फायदा कुछ नहीं होगा। कुछ टाइम दीजिए, क्वेश्चन के बारे में जानकारी लीजिए कि आखिर क्वेश्चन क्या कहता है, ऑप्शन क्या कहता है, इससे कुछ आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, इससे कुछ आपको आइडिया लगेगा, फिर आप अपने से सेल्फ स्टडी करेंगे, फिर आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यदि अच्छा नहीं लगा, आपको लगता है कि ये वीडियो मेरे लिए यूजफुल नहीं है, तो गलती से भी चैनल को सब्सक्राइब ना करेंगे, क्योंकि फालतू का आपका नोटिफिकेशन जाते रहेगा। आप वीडियो को एक बार क्लिक करेंगे, देखेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगा तो क्या कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और थोड़ा सहयोग कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर तब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।